हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रथम नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है कैलकुलस। ये इसको कैलकुलस कहिए या एडवांस कैलकुलस कहिएगा। जो सेकेंड ईयर में हम पढ़ा करते थे वो सारे सिलेबस भी इस पर हमने डाल दिया है और कुछ हद तक डाला है और कुछ चीजों को अलग किया हुआ है। जैसे कि यहां पर मैंने एक टॉपिक लिख दिया है जिसका नाम है सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस जो है हम लोग पढ़ा करते थे बीएससी सेकेंड ईयर में। सीरीज इसी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला हमारा काम होगा सीक्वेंस को समझना, तो सीक्वेंस पर विशेष ध्यान देंगे। तो आपके मार्केट में बुक हो या ना हो, आपको अध्ययन करनी है और इससे अलग कुछ नहीं होने वाला है ना। तो निश्चिंत होकर आप लोग जो है अपना स्टडी को जारी रखेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं बताता हूं। हमने बच्चों सीक्वेंस, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट, यही है। आप सिलेबस देख लीजिएगा, मैं सिलेबस भेजूंगा, उसको अपने कॉपी में लिखना है, पहले नंबर के पेज में होगा हर किसी के, है ना। तो मैंने बताया था आप लोग को फंक्शन, उसके पहले बता दिया था आप लोग को रिलेशन, उसके पहले बता दिया था आप लोग को क्या, सेट। वाई ऐसे क्यों? क्योंकि सेट से बनते हैं रिलेशन, रिलेशन से बनते हैं फंक्शन, एंड फंक्शन से बनते हैं सीक्वेंस, एंड सीक्वेंस से बनेंगे सीरीज। 5 चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्या मैं सीक्वेंस को डायरेक्टली आपको बताना चाहता तो आप लोग उतनी अच्छी समझ पाते? बोलेंगे नो सर, नहीं समझ आता, नहीं समझ पाएंगे। समझ भी गए तो लेकिन वो जो है सही तरीका नहीं होगा आपका पढ़ने का। ठीक है बच्चों, तो आप लोग फंक्शन को एक बार देख लीजिएगा जिनको समझ नहीं आता। अदरवाइज हम तो मॉडर्न अलजेब्रा में फंक्शंस को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें रिलेशन भी अच्छे से होगा, सेट थ्योरी भी अच्छा होगा। वो अलग चीज है, मैंने आप लोग को हमेशा बता दिया था, वो अलग है। मैंने डेफिनेशन की बात की थी, है ना। डेफिनेशन आप लोग को बस देखनी है कि सेट क्या है करके, फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। तो फंक्शन आप सभी को पता है। प्यारे बच्चों, हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है क्या, सीक्वेंस। और सीक्वेंस नामकरण करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन यूनिट का कुछ नाम तो कह दूं, ऐसे करके भले कह दिया है सीक्वेंस। इसके अंदर सीक्वेंस ही नहीं है, सीक्वेंस के बाद सीरीज आएगा बच्चों, सीरीज के बाद जो है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आएगा। अगर आप लोग को पता हो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का अर्थ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें लिमिट पॉइंट भी आएगा, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड आएंगे। लिमिट पॉइंट का मतलब होता है किसी फंक्शन की क्या लिमिट होनी चाहिए किसी खास बिंदु पर, है ना। कंटिन्यूटी आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी के आगे बहुत सारी चीज आएंगी। हालांकि इसको 1-2 यूनिट में बांटने वाले हैं हम लोग। तो फिलहाल पहला यूनिट में आप पहला बिंदु मानिए, पहला आपका जो है क्या होगा, हेडिंग या फिर कॉन्सेप्ट जहां से स्टार्ट होगा वो क्या है, सीक्वेंस। हो गया सीक्वेंस क्या है करके। तो नाम से पहले आप जो है इसके हरकतों पे विचार करेंगे। मैंने तो डेफिनेशन लिख दिया, तो एक लाइन में तुम लोग को याद रखना है, दुनिया के हर प्रकार के फंक्शन को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, यदि उसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर हो। क्या डोमेन? बेटा ऐसा हम फंक्शन बोलते थे, फंक्शन में क्या होता है, एक्स से वाई, यहां पर एक्स में कुछ मान रखूंगा बच्चों, जैसे कि x1 रखा, अगर मैपिंग एफ है तो इसका इमेज बना देता है y के अंदर में, उसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ x1, बाद में इसको y1 कह दिया जाए, नामकरण कर दिया गया। तो ये अगर जितने भी फंक्शन थे, चाहे नेचुरल नंबर से, चाहे आपका इंटीजर से, आइए इंटीजर से, लेट नहीं करना है बेटा, है ना, इंटीजर से ले लीजिए, कहीं से कोई भी फंक्शन लीजिएगा तो फंक्शन तब तक है जब तक आपके पास क्या होगा, उस डोमेन और कोडोमेन अलग अलग कुछ भी चल रहे थे। जैसे ही मैंने कहा कि मेरा एक ऐसा सीक्वेंस ऐसा फंक्शन होगा जिसमें मैं शुरुआत ही मेरे नेचुरल नंबर से करना चालू करूं, तो उसको क्या कह देंगे, सीक्वेंस। एक लाइन में याद रखिएगा, डेफिनेशन नहीं है, रट्टू टोटा वाला बात नहीं करना है आप लोगों को। क्या बोला मैंने, दुनिया का सभी फंक्शन को सीक्वेंस कहा जाएगा सर यदि उसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर। एक लाइन में एक्सेप्ट कर लेना, है ना। दुनिया का कोई ताकत इस परिभाषा को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतना सारे क्लास पढ़ाया, कम से कम जो है 50 बार तो पढ़ा दिया होगा इतने सारे क्लास में। हर साल जो है 19 बार पढ़ाता हूं, 19 क्लास होती हैं सब करके, है ना। आपका 3 होती हैं, इतने सारे चीजें होती हैं। मेरे को एमएससी को पढ़ाना है, आईआईटी जेएम वाले को पढ़ाना है, इतने सारे चीजों को पढ़ाना है। तो मेरे को ना कम से कम 50 बार से ऊपर हो गया होगा चीजें को पढ़ाते हुए, है ना। तो आप लोग अपने दिमाग में इसको अच्छे से सेव कर लीजिएगा, एक लाइन में क्या कहा जाए करके। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर।
अगर बच्चों सीक्वेंस ऑन रियल नंबर बोलेगा तो हमारा जो स्टडी होगा ना, याद रखिएगा ये स्टडी ओनली रियल नंबर के सेट्स को लेकर काम कर रहे हैं। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बातें होंगी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगी, कॉम्प्लेक्स जो रेंज होंगी, वो सब जो है फाइनल ईयर बीएससी फाइनल में जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वहां पर पढ़ने वाले हो। तो बिल्कुल भी चीजें, हर चीज क्या होने वाली है, रियल होंगी। तो बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, है ना। अभी तो हम केवल किसको बात कर रहे हैं, केवल इस बिंदु को लेकर केवल बात कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब हम आएंगे डेफिनेशन में तो आपको एक लाइन में समझ आ जाएगा। मैं पढ़ के समझाता हूं, ये पढ़ना कहने का ये मतलब नहीं है पुस्तक का है, ये सारे डेफिनेशंस हमारे हैं, हम सबका है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी बुक से आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन को रट्टा मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नेट के बुक में देखेंगे थोड़ा अलग लिखने का तरीका होगा, आप एमएससी के बुक में जाएंगे कुछ अलग लिखने का तरीका होगा, आप बीएससी के बुक में आएंगे कुछ लिखने का तरीका अलग होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों की स्तर होती है ना, उस स्तर में बात करते हैं। तो हम एक सामान्य भाषा में एक सरल शब्दों में चीजों को लिख दिया। मैंने क्या लिखा है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, है ना, इन विच डोमेन क्या होंगी, नेचुरल नंबर ऑलवेज, और को डोमेन क्या होंगी, रियल नंबर। बस। तो हमारा देखिए अंग्रेजी में भी लिखा, वैसे हिंदी में भी लिखा मैंने, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ special type of function whose domain is natural number n and the range is real number r। बस। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं, देखिएगा बच्चों, ये एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, नोटेशन की बात कर लेते हैं पहले, है ना, क्या क्या बिंदु से नोट किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ऐसे भी लिखते हैं बच्चों कई बार, ये जो है हमारा सीक्वेंस है इसको एस लिख देंगे, फंक्शन एफ के जगह, जैसे आप लोग एफ लिखा करते थे, हमने क्या कर दिया, एस बोल दिया, है ना, या फिर एस एन बोल देंगे, क्योंकि आपको 1 2 3 रखना है। तो शुरू में तो ऐसा नहीं बोलते, मैं बोलूंगा कि एफ लिखूं या एस लिखूं फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या होगा, डोमेन नेचुरल नंबर होगा और उसकी कोडोमेन क्या होगी, रियल नंबर होंगी। अच्छा, इसको लिखने के क्या तरीके हैं, और मैंने बताया स्टूडेंट्स कि आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, आप जो है बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट। अब बोलेंगे कमाल करते हो सर, आपने सीधा नोटेशन बता दिया आपके डेफिनेशन के बाद। नोटेशन तब पूरे समझ आ जाएंगे जब हम पूरे डेफिनेशन के साथ एग्जांपल को करने वाले हैं। मैंने क्या कहा, दुनिया के हर एक फंक्शन को क्या कहा जाएगा, सीक्वेंस कहा जाएगा, यदि बच्चों क्या हो उसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर दिख जाए, बस खत्म बात। ठीक है, ये क्यों लिखा बच्चों, ये टर्म्स को बताते हैं। सीक्वेंस मींस, सीक्वेंस का मतलब तो एक बिहेवियर होता है, एक फंक्शन होता है, जो भी काम होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, फंक्शन। मैंने कहा था आप लोग को, फलन का अर्थ क्या होता है, कुछ होने का बोध होना, कुछ कर जाना, कुछ दिख जाना, कुछ आउटकम आना, ये सब फंक्शन है। समझ आया। तो कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उन तमाम चीजों का कलेक्शन कर दिया जाए, ये हमेशा क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब कलेक्शन। पहली बार काम होगा उसको S1 बोलूंगा, दूसरी बार में S2 बोलूंगा। देखिएगा एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं मैं आप लोग को। एक एग्जांपल उठाते हैं बच्चों, और मैंने कहा कि मेरे पास एक क्या है, ये 1/n करके फंक्शन है। फंक्शन बोला मैंने, क्या बोला, और कर्ली ब्रैकेट साथ में लगा दिया। इसका क्या अर्थ है, ये सीक्वेंस है, लेकिन अंदर वाला कौन है, बताता है कि अपन, मैं क्या हूं, सीक्वेंस हूं। क्यों, क्योंकि मेरे में नेचुरल नंबर दिखा। बच्चों अब मैं इसको ड्रा करके समझाता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छा आएगा। बच्चों नेचुरल नंबर क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, और सीक्वेंस बनते किधर है, इधर बनते हैं, ये रियल नंबर है, ये क्या होगा, देखो मैंने क्या लिखा है, नेचुरल नंबर रखा जाएगा। इधर ध्यान देना बेटा, नेचुरल नंबर रखा जाएगा, आपको क्या मिलेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, रियल नंबर। 1 रखूंगा तो क्या, इसकी हुलिया क्या हो जाएगी, 1/1। समझ आया। तो ये जो मिला, ये पहली बार मिला तो पहली बार में 1 लिख दिया। दूसरा बार अगर मैं 2 रखूंगा बेटा, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां पर इनफाइनाइट क्यों लिखा है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा n के जगह 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितना मन लगे उतना रख सकते हो। 2 रखूंगा, हर कोई अच्छा से ध्यान देना बेटा, 1/1 क्या लिखा जाएगा उसको, 2 इज अ रियल नंबर अगेन। फिर अब क्या करेंगे, 3 रखेंगे, 1/1 क्या हो जाएगा, 3। तो n रखने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/n। तो इनका जो कलेक्शन बना, ये पूरा सीक्वेंस के बिहेवियर को व्यक्त करेंगे कि हम ऐसे दिखते हैं। हालांकि जब शुरू में समझाते हैं क्या बोलते हैं, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, है ना, जिसके नेचुरल नंबर होंगे हमेशा एक डोमेन, और जो भी मिलेगा हर चीज रियल होगा, इमेजिनरी कुछ नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा क्या बोलेंगे, इसको बिल्कुल इंटीजर से इंटीजर मत बोल देना,
हमेशा क्या रखना है, रियल नंबर ही रखना है, कुछ भी आ जाए। तो देखो बेटा क्या मिला, पहली बार में 1 मिला, दूसरा बार में क्या मिला 1/2 मिला, फिर क्या मिलेगा 1/3 मिल गया, 1 क्या मिलेगा। इसी सिलसिले में ये बेटा इसको बोलते हैं S1 पद। क्या है, मैं क्यों लिखा था इसको SN, मैं नीचे में लिख के समझाता हूं। SN को ऐसा लिखा था मैंने, यहां पर ध्यान से देखिए, इसका अर्थ ये है, यही मेरा क्या है 1/n ही SN है। इसका अर्थ ये होगा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरा S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है प्यारे बच्चों 1 रखने पर जो आया वो S1 है। फिर क्या रखूंगा S2, S2 का अर्थ है n की जगह मैंने क्या रखा होगा 2 रखा होगा। फिर इसी प्रकार से क्या रखेंगे 3, और इनको बोला जाता है बच्चों क्या, टर्म्स। क्या बोला जाता है इसको, टर्म्स। फर्स्ट टर्म प्रथम पद, द्वितीय पद तृतीय पद, इस प्रकार से ये nवां पद। समझ आया। तो ये जो है अपना हुलिया कैसे बनाया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, nth टर्म में क्या होंगी 1/n होंगी। इसके आगे क्या होगा बेटा n+1 होगा कि नहीं, से यस और नो बोलेंगे, यस सर, है ना। क्योंकि आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अध्ययन के दौरान आपकी जो है थोड़ी सी शिथिलता या फिर नीरस होना आपके अध्ययन को बहुत ज्यादा बकवास करता है, बहुत ज्यादा घटिया बनाता है। ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ना तो आपको सीखने में मजा आएगा। मेरा घंटा 1 घंटा जो है बर्बाद हो जाएगा, और आप लोग का भी 1 घंटा बर्बाद होगा। इसलिए पूरी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा आप लोग को, तब ज्यादा मजा आएगा। तो हर किसी का रिप्लाई भी आना चाहिए, कहने का मतलब यस सर, नो सर, नहीं समझ आया तो बिल्कुल नो सर, नहीं आया सर करके। तो क्या बच्चों ये हमारा डिफिनेशन के बाद ये जो मैंने लिखा, क्या आपको समझ आया, सीक्वेंस है ये। तो कुछ भी बना दो, हर चीज क्या होगा सीक्वेंस ही कहलाता है, याद रखना। लेकिन बच्चों हम लोग तो फंक्शन के बारे में शुरू में पढ़ रहे थे, जब हमारा सिलेबस पुराना हुआ करता था ना, उस समय क्या पढ़ते थे हम लोग, ओनली फंक्शंस के बारे में पहले स्टडी करते थे। फंक्शन की लिमिट क्या होंगी, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी क्या होंगी। इट मींस दैट वहां पर आप लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ा होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब बोलते थे। ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, और ये ज्यादा अच्छा सिलेबस आप लोग का बना दिया गया है आप लोग के लिए। तो बच्चों क्या ये एक सीक्वेंस हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एन लिख दिया, सीक्वेंस है, बोलेंगे यस सर। क्यों, क्योंकि एक बार में क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, है ना। ये n आएगा, n में हमें फिर उसके आगे n+1 आएगा, सब चीज क्या है। और बेटा इसको जो है टिडिक 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 इसको छोड़ना नहीं, खत्म नहीं होते, समझिएगा, खत्म नहीं होते, वो इनफाइनाइट की ओर जाते हैं, और इनफाइनाइट को कोई नहीं जानता। समझ आया। अब इसी सीक्वेंस की क्या आएगी, लिमिट आएगी, बाद में आएगी, लेकिन पहले तो आपको क्या समझना था, सीक्वेंस समझना था। एक लाइन में क्या सीक्वेंस अच्छे समझ आ गया। चलिए ये एक एग्जांपल हुआ। अगेन हम क्या करेंगे, एग्जांपल को और जो है बहुत सारे लिखने वाले हैं। ये क्यों लिखा जाता है समझ आया ना। इसको आगे लिखने के लिए, समझाने के लिए एस एन इज इक्वल टू क्या कहिएगा, इसका मतलब S1 होगा सर, S2 होगा, और कलेक्शन का मतलब समझ आता है ना, चीजें एक से अधिक होती हैं तो ये हमको लगाना पड़ता है। इसलिए बच्चों सीक्वेंस में शुरू में उसका अंदर वाला ही क्या होता है, फंक्शन को डिसाइड करते हैं, सारे मिलके बनाते हैं सीक्वेंस। हालांकि हम लोग की आदत हो चुकी है सीक्वेंस इज अ फंक्शन कहने की, है फंक्शन, हरकतें हैं कुछ ना कुछ, है ना। हर पहले टर्म्स की कुछ अलग हरकतें, दूसरे टर्म से कुछ अलग हरकतें, तो ओवरऑल जितने भी इसके टर्म्स होते हैं सबको हम क्या करते हैं, ये मिला के जो है पूरा व्यवहार को व्यक्त करेगा, उसकी हर प्रकार की प्रकृति को बताने वाली है करके हम सीक्वेंस को ऐसा लिखा करते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक में से जो है चालू हुआ है, और इसी के अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं अभी अंदर में। ठीक है, पहली बार आप लोगों ने देखा, लेकिन जब पहली बार सीखा तो शुरू में अलग सा लग रहा था कि ये सीक्वेंस क्या होते होंगे, अनुक्रम क्या होता होगा करके। क्या आप लोग को अब समझ आ चुका है कि सीक्वेंस क्या है? कोई पूछेगा तो बता पाओगे सीक्वेंस क्या है करके, है ना। क्योंकि कोई भी जब अध्ययन किया जाता है शुरू समय में बच्चे जो है मान के चलते हैं कोरा कागज है, उसके बाद उसके ऊपर हम शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि हम उसके ऊपर क्या अंकित करें, कैसे उसको जो है छापें अच्छा से सुंदर बनाए करके, है ना। तो आप सभी की जिम्मेदारी और मेरे साथ बन जाती है। बच्चों एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा और एग्जाम्पल, चलिए कोई एक बताइए, कोई ऐसा कुछ भी बोल दो जो अच्छा लगे हमको, कुछ भी बोल दो, बताइए आर्यन बोलो कुछ जिससे सीक्वेंस बन जाए। बिल्कुल, क्या है n²/2। क्यों सीक्वेंस नहीं हुआ, जहां जहां n देख लिया मतलब क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस है। तो इसके टर्म्स कैसे आएंगे बेटा, पहली बार में क्या आएगा, नेचुरल नंबर 1 ही रखा जाता है, 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। दूसरे बार में क्या आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर, इट मींस दैट 4 अपॉन में 2। पैटर्न तोड़ना नहीं है, डिवाइड नहीं करना भी कुछ भी,
ठीक है, फिर क्या करेंगे आगे चलकर यहां पर बच्चों रखेंगे 3 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9/2। तो इस प्रकार से ये तीसरा पद था बच्चों। और समझने के लिए कई बार हमारे शिक्षक गण क्या अपनाते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ताकि पूरा बिहेवियर जो है टूटे ना और समझ आ जाए। 3 का स्क्वायर जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो तो अलग ही मामला है, होगा ही होगा। और यहां पर इसी सिलसिले में अगर मैं कह दूं कि nवां नंबर के पद पे क्या होगी उसके टर्म्स में n का स्क्वायर होगा। पहले में 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 की स्क्वायर, तीसरे में 3 की स्क्वायर, तो nवां में n की स्क्वायर होगी और n स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे आप लोग 2। तो बच्चों कई बार क्या कहते हैं हमारे विद्यार्थी कि सर ये जो लिखा है यही लिखा रहता है क्या? यस, आपके अंदर में सीक्वेंस का जब उसका रूप देगा ना ये यही डिसाइड करता है nवां नंबर का टर्म्स को। ओनली Sn बोलेगा बेटा, अब कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, इसका Sn क्या है बोलेगा तो कोई ब्रैकेट लगाए बिना क्या बोलेंगे n स्क्वायर अपॉन में 2, n स्क्वायर अपॉन 2। ये कौन सा नंबर का टर्म्स है बोलेगा तो nवां नंबर का टर्म्स है बोलेंगे। बात समझ आई? तो कई बार हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया रहेगा ये सीक्वेंस है बोलेगा, मतलब सीक्वेंस को तय करने वाला nवां नंबर का पद है। इसका पहला क्या रहा होगा हम खुद बना लेते हैं, दूसरा क्या रहा होगा खुद बता लेते हैं। तो हमारे जो है उनके पूछने के तरीके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है करके। अभी तो केवल और केवल हम क्या सीख रहे हैं सीक्वेंस क्या थी करके, ठीक है। तो बच्चों इसको कहा जाता है सीक्वेंस। आप कुछ भी बना लीजिएगा, जैसे कि हमने कह दिया n + 1/2, बोलेंगे यस सर क्या है ये सीक्वेंस है। प्यारे बच्चों -1 की पावर n सीक्वेंस है या नहीं? से यस और नो? यस बोलेंगे बच्चों। और यहां पर हम जो है इसमें करली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। पहली बार मैं अगर 1 रखता हूं n के जगह, n दिखा मतलब सीक्वेंस है, तो आएगा बच्चों -1। पहला क्या आएगा -1, क्यों? क्योंकि निगेटिव की पावर अगर आपका ऑड नंबर होता है तो हमेशा वो निगेटिव बरकरार रहेगा। अगर यहां पर बेटा 2 रखूंगा तो क्या आएगा +1, फिर आएगा -1, फिर आएगा +1, फिर -1, इस प्रकार से ये लेकिन सीक्वेंस है। ओके, आ गया बात समझ? जहां पर भी देख लीजिएगा क्या n देखते ही समझ जाइएगा क्या है वो सीक्वेंस कहा गया है करके। आप लोग को प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा। सीक्वेंस के बाद बनते हैं सीरीज। सीरीज का अर्थ होता है इनको जोड़ देना, तो वो तो अलग ही मामला होगा, वहां पर हम लोग जाने वाले नहीं है। बात क्लियर है? अब आता है बच्चों ये तो सीक्वेंस का डेफिनेशन। आप लोग को जो है साथ में इनको जो है कैप्चर कर लेना है, फोटो खींचना है, साथ में फोटो खींच लिया करो और अच्छे से अपने कॉपी में क्या है आप लोग को लिखनी है। मेरे को जो है इसके आगे के कॉन्सेप्ट फिर से लिखना है फटाफट, तो आप लोग कर लीजिए इसको, है ना। फोटो खींचना है तो खींच लो। स्टूडेंट्स मैंने लिखा अब बॉन्डेड सीक्वेंस। तो बॉन्डेड सीक्वेंस कितने प्रकार की होती है, बॉन्डेड का क्या अर्थ होता है? बॉन्डेड का सामान्य मीनिंग मतलब क्या? बॉन्ड हो जाना, रुक जाना। समझ आ रहा है? तो 2 प्रकार की बॉन्ड होती हैं। बॉन्डेड होने के लिए उसको अपर बॉन्डेड और लोअर बॉन्डेड होना पड़ता है। क्या बोला मैंने? अगर कोई सीक्वेंस पूरी तरह से बॉन्डेड है बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा उसको? अपर बॉन्डेड होना चाहिए। अपर बॉन्डेड हिंदी में बोलेंगे ऊपरी परिबद्ध। ऊपरी परिबद्ध। अभी हम केवल और केवल बिंदु को लिखे हुए डेफिनेशन को साथ ही साथ लेकर चलेंगे। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? उसको लोअर बॉन्डेड भी होना चाहिए। लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस की बात है, रही सीक्वेंस भी साथ में रहेगा। यहां पर इसको बोलते हैं हिंदी में निम्न परिबद्ध। निम्न परिबद्ध सीक्वेंस करके। तो मैंने क्या कहा आप लोग को? अभी तो मैंने बिंदु बस लिखा है कि भाई सीक्वेंस में अब आगे की बिंदु क्या, अभी परिभाषा मात्र पढ़े हो, सीक्वेंस के अंदर हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो हमारा जिम्मेदारी था सीक्वेंस का मतलब समझना। सीक्वेंस समझ आ गया, सीक्वेंस के बाद समझेंगे बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है। बॉन्डेड सीक्वेंस के बाद और इसके सीक्वेंस के बहुत सारे केवल और केवल शुरू में क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज। सारे प्रॉपर्टीज पढ़नी है क्योंकि इससे बनेंगे आपके क्वेश्चंस और इससे बनेंगे आपके थ्योरम्स। पहले फर्स्ट ईयर में थ्योरम नहीं हुआ करती है, अब थ्योरम होगा बच्चों। थ्योरम पढ़नी है आप लोग को, ठीक है। और बहुत सिंपल, आप लोग को एक बार बताऊंगा ना वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। रात को 2 बजे कोई थप्पड़ मार के उठाया और पूछे तो बता सकते हो, इतना सिंपल रहेगा, ठीक है। बोरियाना नहीं है आप लोग को। तो पहला बिंदु क्या बोला मैंने? अपर बॉन्डेड सीक्वेंस। इसको हम डिफाइन करते हैं अपर बॉन्डेड। और हैंड राइटिंग पर बिल्कुल नहीं जाना है आप लोग को। अपर बॉन्डेड सीक्वेंस अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिख देते हैं। अ सीक्वेंस Sn is said to be upper bonded
अपर बाउंडेड, एक अनुक्रम को क्या कहा जाता है? ऊपरी परिबद्ध कहा जाता है। अभी मैं हिंदी में लिखूंगा, टेंशन मत लेना, है ना। अ सीक्वेंस एसन इज सेड टू बी अपर बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एम। ऐसा देयर एग्जिस्ट, ये निशान किसका बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट, किसका? देयर एग्जिस्ट। दिख रहा है बेटा? ये निशान हमेशा आप लोग को हमेशा दिखेगा। देयर एग्जिस्ट एम, अस्तित्व में होना को एग्जिस्ट बोलते हैं। ऐसा होता है फॉर ऑल बोलते हैं, सारे के सारे। इसमें से इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ क्या है इसका? कुछ। इसका मतलब क्या होता है? सभी। तो ये कुछ ऐसे होंगे। एम बिलोंग्स टू कहां पर? ये किधर है बच्चों? कोडोमेन से कुछ उठाना है, और ये किसके अंदर का होगा? ये सीक्वेंस का कोई मान होगा, याद रखना, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एम सच दैट, इसकी हरकतें ये होंगी, एसएन के जितने भी हिस्से होंगे सबसे क्या होगा? ये बड़ा होगा, उसी के अंदर से निकलेगा। सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू एक होना चाहिए, इससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। किसके अंदर? सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस के अंदर सबसे बड़ा क्या होगा? एक वैल्यू होगा जिसका नामकरण के मैंने क्या कह दिया? एम है। वो कोई है, नाम कह दिया उसको एम कह के, और आपके सारे जगह पे ऐसे ही नजर आएंगे, तो मैंने एम कह दिया। तो आप लोग को जो है नाराज नहीं होना है। हिंदी में लिखेंगे तो सिंपल सी परिभाषा लिखते हैं, हिंदी वालों के लिए भी क्या बोलते हैं? एक अनुक्रम किसको बेटा? एसएन को ऊपरी परिबद्ध कहा जाता है। ऊपरी परिबद्ध कहते हैं यदि क्या हो? यदि देयर एग्जिस्ट, लिख दिया मतलब अस्तित्व हो, या फिर बोलूंगा यदि एक वास्तविक संख्या, एक संख्या भी बोलूंगा तो भी वही है, क्योंकि मैं बिलोंग्स टू आर लिखने वाला हूं। एक संख्या एम बिलोंग करना चाहिए, एम बिलोंग्स टू आर का अस्तित्व हो, तो हिंदी में ज्यादा लिखना पड़ता है। यहां पर अंग्रेजी में सिंबल यूज हो जाते हैं। अस्तित्व इस प्रकार हो कि कैसा हो? इस प्रकार हो कि एसएन के अंदर से ही निकलेगा और उससे बड़ा कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ा वही होगा। अगेन मैं चीजों को रिपीट करूंगा, फिर ध्यान समझना। एक सीक्वेंस होगा एसएन, उसका एनवा पद अगर मैं देखूं, या फिर सभी टर्म्स को, एन का मतलब होगा एसएन का मतलब सब चीज होगा उसके अंदर। वो S1 बोलूंगा, S2 बोलूंगा, S3 बोलूंगा, S4 बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा उसमें, तो वो क्या होंगी? एक ना एक ऐसा चीज होगा जो उसके अंदर आएगा, और वो उससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला। क्या बोला मैंने? उससे बड़ा कुछ नहीं होगा, मतलब छोटे बहुत सारे होंगे, लेकिन अपर बॉन्ड हो गया। अपर मतलब आगे इधर नहीं बढ़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये खुद अपने आप में अपर बॉन्डेड है। इसमें एसएन देखिए, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है। इसी के अंदर आया है क्या? सबसे बड़ा। ये रियल नंबर का सेट है बच्चों। देखो ये क्या है? क्या सुनना है बोला मैंने? देयर एग्जिस्ट एम, कहां से लेना है? सबसे बड़ा होना चाहिए इनके तमाम पदों से। बराबर क्यों आया है? कि हो सकता है कि कोई पद उसके बराबर हो, तो S1 उसके बराबर है। ये बेटा सबसे बड़ा एम है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या रहा है? किसके बराबर है बोला मैंने? S1 के बराबर है। उसके बाद S2 की बात करूंगा तो S2 क्या है बेटा? S2 इज लेस देन M। S3 कौन है? ये है। S3 इज लेस देन M, क्योंकि 1 से छोटी कौन है? 1/2 है। उससे भी छोटी 1 से छोटी 1/3 भी है। उससे छोटी हर एक टर्म्स आ रही हैं, इसलिए क्या लिखा गया है? Sn इज लेस देन और इक्वल टू M। इक्वल टू क्यों? इसको बोलते हैं बेटा इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। ये आपका इनइक्वालिटी बोलो या फिर इनइक्वलिटी बोले, मेरा बोलने का तरीका ये होता है। तो ये जो है इक्वलिटी नहीं है, इक्वल नहीं, इनइक्वल। इनइक्वल कहने मतलब हर बार इक्वल नहीं होना, इसको बोलते हैं इनइक्वल, ठीक है ना। तो ये इनइक्वलिटी आया, इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर से कुछ लिया जाए। कहां से लिया जाए? सीक्वेंस के अंदर से ले जाए, और उससे बड़ा कुछ ना हो, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाती है? अपर बॉन्डेड। सोना नहीं है तो ऐसे देख रही थी, ठीक है। हाँ, बातें समझ आ गई? तो क्या डिफाइन कर पाएंगे एक लाइन में? अ सीक्वेंस Sn is said to be upper bonded if there exists a real number m such that, ऐसे हरकतों के साथ, ठीक है। और यही चीजें क्या हो जाएंगी लोअर बॉन्डेड के लिए? तो प्यारे बच्चों, एक लाइन में आप लोअर बॉन्डेड का परिभाषा भी बता सकते हो। लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस, तो मैं इस वाले लाइन पे लिखूंगा ही नहीं, मैं लिखना नहीं चाहता,
क्यों लिखना चाहिए था? इसलिए लिखना नहीं चाहता क्योंकि मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। जहां अपर था वहां पर क्या आ जाएगा? लोअर आ जाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी लोअर बॉन्डेड इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल एम बिलोंग्स टू आर। आर के अंदर से एक ऐसा आए, कौन आए? संख्या आए, नंबर आए, ठीक है। क्या हो उसकी हरकतें, क्या हो? इस प्रकार से होना चाहिए बच्चों, वो क्या हो जाए? एस एन ग्रेटर देन, जस्ट इसका उल्टा। मतलब सबसे छोटा पद कोई ना कोई होगा, उसके बाद बाकी जो पद होंगी, बाकी जो टर्म्स होंगी, वो टर्म्स क्या होंगी? सब चीज बड़ा होगा। सब चीज क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें बड़ा से बड़ा आएगा, इसमें छोटा से छोटा आएगा। बातें क्लियर है? ये सब चीज लिखेंगे सेम टू सेम। अ सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ छोटकू वाला एम बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। एसएन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और हिंदी वाले भी बेटा वैसे ही लिखते चले जाएंगे। एक अनुक्रम को क्या कहा जाएगा? निम्न परिबद्ध अनुक्रम कहा जाएगा यदि एक छोटा वाला एम ऐसा बिलोंग करना चाहिए उसी के अंदर से, जो कि क्या हो? ऐसा अस्तित्व होना चाहिए कि इसको जो है बताए, उल्टा करके बताए, ऐसा करके बताए। बस परिभाषा तो परिभाषा है, समझ आना चाहिए था। तो एक एग्जाम्पल लिखता हूं, है ना। इसका एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल तो हमने यहां पर बता दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास बेटा। मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। यह सीक्वेंस है, ध्यान से देखिएगा। उस सीक्वेंस का नाम मैंने लिख दिया है इस प्रकार से, n प्लस में 1 बोल दिया, या फिर n स्क्वायर ही बोलता हूं। चलो n स्क्वायर मैंने सीक्वेंस बोल दिया। देखिएगा इसमें क्या आएंगी? पहला जो टर्म्स आएंगी, टर्म आएगा वो आएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 9 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? 16 आएगा, फिर क्या आएगा? तो इसका n वां नंबर का हिस्सा क्या होगा? n स्क्वायर होगा। आगे बढ़ता रहेगा। बात क्लियर है? तो बताइए इस पूरा सीक्वेंस में बड़ा से बड़ा वैल्यू मिला क्या? नहीं। इस सीक्वेंस में बच्चों छोटा से छोटा वैल्यू मिला क्या? नहीं। तो उसका बड़ा मान इसमें आया था 1, छोटा वैल्यू तो ढूंढ नहीं पाए, तो वो लोअर बॉन्डेड था। समझ आया? सॉरी, अपर बॉन्डेड था, क्योंकि बड़ा वैल्यू मिला है, बस बाकी वैल्यू सारे छोटे। तो ये क्या है? अपर बॉन्डेड। इसमें आपको देखना है कि सीक्वेंस कहां से कहां तक जाती है और इसका मान कैसा है, कैसे बिहेव करता है। तो आप देखेंगे इस पूरा सीक्वेंस में पूरा, तो आप देखेंगे कि बड़ा वैल्यू तो पता नहीं सर, नहीं जानता मैं। कोई बच्चा बोल देगा गलती से इनफाइनाइट नहीं बोलना है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि अभी इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, हालांकि इनफाइनाइट की ओर जाएगा ही जाएगा बच्चों। समझ आ रहा है ना? बात क्लियर है बेटा? इनफाइनाइट की ओर जाएगा, गारंटी है 100%। तो बच्चों आप देखेंगे, वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं हम लोग कि यहां पर एक एग्जिस्ट कर रहा है। बड़ा तो नहीं पाया सर। देयर एग्जिस्ट छोटका वाला एम जो कि क्या है? 1 है। और ये किसके अंदर से आता है? ये बेटा सब कहां पर बनते हुए हैं? रियल नंबर के सेट के अंदर से आते हैं। सारे सीक्वेंस दिखते कैसे हैं? इसके अंदर मैंने क्या लिखा है? अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। डोमेन डिसाइड करता है सीक्वेंस बनाने के लिए, लेकिन सीक्वेंस बनता कैसे है? बोलेंगे रियल नंबर के अंदर जो भी बनेगा उस नेचुरल नंबर के कारण से सीक्वेंस ये कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ आया? सीक्वेंस कौन कहलाते हैं? जो रियल नंबर्स में इमेज बन जाए उस फंक्शन का, कौन सा फंक्शन का? जो भी दिया हो उस फंक्शन के जो इमेज तैयार किया गया, वो सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि सीक्वेंस दिखता कैसा है। वही सीक्वेंस है। जैसे कि ये पूरा ये सीक्वेंस है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये भी क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन इस सीक्वेंस की व्यवहार को देखिए, इसकी हरकतों को देखिए, तो आपको ये दिखा बड़ा नंबर तो नहीं मिला सर, मेरे को छोटा से छोटा नंबर मिला। और ये कैसा हरकत कर रहा है? ये जो दिख रहा है आप देखें तो एस एन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। या फिर क्या बोलूंगा मैं? इस छोटा एम बराबर में क्या लिख दिया? 1। क्यों बच्चों? क्योंकि S1 तो आया क्या? S1 आया m के बराबर। S1 क्या आया? S1 इक्वल टू 1, जो कि स्मॉल m है, छोटा वाला m है। ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसा लिखने का क्या रीजन रहा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि आगे जैसे ही बढ़ूंगा तो बाकी चीजें ग्रेटर हो जाएंगी। S2 का वैल्यू कितनी है? बोलेंगे सर S2 का अर्थ है सर 4, जबकि m का वैल्यू था 1, तो 4 इज ग्रेटर देन
1। आगे इसको फिर से सोचेंगे S3 के बारे में, तो S3 ग्रेटर देन है किससे, उस छोटका वाला m से, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 9 है ना, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट सीक्वेंस इज लोअर बॉन्डेड। लोअर बॉन्डेड क्यों, क्योंकि बॉन्ड मिला, एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि सबसे छोटा था, लोअर वैल्यू से लोअर बॉन्ड, अपर वैल्यू से अपर बॉन्ड। अगर ऐसा हुआ कि सीक्वेंस के दोनों ही चीजें पता चल जाए, क्या पता चल जाए, अपर भी पता चल जाए, लोअर भी पता चल जाए, तो उसको बोलेंगे बॉन्डेड। बात समझ आ रहा है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड सीक्वेंस if it is both upper bonded and the lower bonded। ठीक है, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वाले लिखेंगे कि एक अनुक्रम को क्या कहा जाएगा, परिबद्ध अनुक्रम कहा जाएगा यदि वो क्या हो, निम्नतः परिबद्ध हो और उच्चतः परिबद्ध हो, दोनों बोलेंगे। या फिर कई लोग बोलते हैं क्या, ऊपरी परिबद्ध हो व निम्न परिबद्ध दोनों हो। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। और उसका मैथमेटिकल सिंबल कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट्स। एक सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा, बॉन्डेड सीक्वेंस कहा जाएगा इफ, मैं जो बोला है उसको सिंबल के रूप में लिखेंगे कि आपका सबसे छोटा वैल्यू भी आना चाहिए और इसके लिए बड़ा वैल्यू भी आना चाहिए। एक लाइन में ऐसे लिखते हैं। किसको मर्ज किया मैंने, इस वाले को और इस वाले को मर्ज कर दिया, है ना। बातें समझ आ रही है आपको, दिख रही है ना। इधर मैं मिटाता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चों। क्या लिखा है हम लोगों ने, उसको कैसे लिखा वैसा एक बार यहां पर हाईलाइट कर देते हैं। क्या बोला मैंने, बॉन्डेड सीक्वेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस। तो बॉन्डेड सीक्वेंस का मतलब होता है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ इट इज बोथ लोअर एंड अपर बॉन्डेड, ऐसा करके, है ना। यह दोनों प्रकार से बॉन्डेड होना चाहिए। इट मींस दैट Sn का सबसे छोटा से छोटा मान क्या होता है, स्मॉल m, और Sn का सबसे बड़ा मान क्या होता है बच्चों, वो क्या बोलेंगे, ऐसा भी होना चाहिए। तो दोनों को मर्ज करने का क्या तरीका है, इनइक्वालिटी को एक जैसे बनाओ पहले। मर्ज नहीं करना है, मर्ज कहने का मतलब, मर्ज कहने का मतलब जोड़ना नहीं होता, मैंने सम नहीं कहा, मैंने दोनों को कंबाइन करने की बात कहा, इंटीग्रेट करने की बात कहा, दोनों को एक साथ संयोजित करने की बात कहा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे कह दीजिएगा, इस वाले को ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्या ये जो है छोटा, उससे बड़ा कौन, सही बात है ना, ये छोटा ये बड़ा, तो ये छोटा ये बड़ा लिख दिया। अब देखिए इससे बड़ा कौन, ये, और इससे बड़ा कौन, ये, तो सब मिलके, दोनों मिलके क्या लिखेंगे कि Sn में जो है बड़ा वैल्यू m होती है और उसका छोटा वैल्यू छोटू वाला m होता है। ये मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्डेड। पूरे को अब बॉन्डेड सीक्वेंस कहा जाएगा। तो क्या मैं आप लोग को समझा पाया। कई लोग इसको इतना हवा बना के रखते हैं, मतलब सोचता हूं कि ऐसे टीचर को क्यों ना मर जाना चाहिए करके, ऐसे क्यों पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो पढ़ाई था ना, हम लोग को लगभग बर्बादी की ओर ले जाती है। जो पढ़ाने के तरीका होते हैं एकदम सिंपल चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड, वरना अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से कम 90 बच्चों को समझ आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम मिलके उनको क्या करते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो हमारा तरीका और विद्यार्थियों का तो सहयोग होना ही चाहिए पढ़ाई में। तो जब चीजों को इतना ज्यादा हाई फाई ले जाए, उसको हवा बना दे और वो जो है बर्डन डाल दे दिमाग में कि चीजें कठिन होती हैं, ये होती है वो होती है, मैथमेटिक्स कठिन नहीं होती, मैथमेटिक्स मतलब मैजिक है ना। और ये मैजिक सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझ आ रहा है। तो आप लोग को ये मैजिक समझ आनी चाहिए और जो है इसको जो है एक्सेप्ट कीजिए बच्चों। जिसको आप पसंद करते हो उसकी हर चीजें अच्छी लगती है। ये जो है पसंद करेंगे, इसकी हर चीजें आपको ठीक लगेगा, मजा आएगा। वरना जो है अपने घर में ही किसी अपने छोटे भाई बहनों को भी आप ना पसंद करें, परिवार में किसी को ना पसंद करें, वो उसकी हरकतें जो है, अच्छी हरकतें भी बुरी लगती है। बात सही है कि नहीं। इसलिए थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उतनी गलत नहीं है जितना लोग जो है इसको बनाते हैं। इसके कारण तो दुनिया आगे बढ़ रही है। तो आप लोग को जो मैंने समझाया, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आया होगा कि कभी नहीं भूल सकते सीक्वेंस में बॉन्डेड सीक्वेंस का मतलब क्या। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बॉन्डेड सीक्वेंस अच्छे से समझ आ गया। तो मेरे को एक एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए हमने उठा लिया है मेरे पास बच्चों ये सीक्वेंस है -1 की पावर n+1, ये सीक्वेंस है। ये बॉन्डेड है बोल रहा हूं मैं, क्या है ये, बॉन्डेड है, ऐसा बोल रहे हैं। देखिएगा नेचुरल नंबर क्या रखा जाएगा, शुरुआत होती है 1, जहां जहां n दिखा वहां पर रखना चालू करना है। पहली बार में 1 रखा जाएगा, उसको कहा जाएगा S1। 1 रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस, और ये +1 0 बना देगा दोनों मिलके।
अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव की पावर जब भी इवन नंबर होती है चीजों को पॉजिटिव बना देती है। क्यों? बिकॉज उसको क्या है, इवन टाइम मल्टीप्लाई करता है। तो इवन टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होती है, जस्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, जो निगेटिव है वो कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो क्या आ गया, बोलेंगे सर 2 आएगा। अगेन जब यहां 3 रखूंगा तो क्योंकि ऑड नंबर जब भी पावर होंगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव और ये सेम सेम नंबर है तो गया आपस में, फिर क्या आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0। तो प्यारे बच्चों, ना तो मेरे को पुस्तक के सहारा चाहिए, ना आपको कभी पुस्तक के सहारा चाहिए, आपको केवल नॉलेज चाहिए। क्वेश्चन जो है जहां से आप जो है आईआईटी क्वेश्चन उठाएंगे, आईआईटी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, समझ आ रहा है। नेट के क्वेश्चन बोलेंगे, मैं देखो मैं आप लोग खुद नेट का क्वेश्चन दूंगा, आप लोग नेट का क्वेश्चन बनाने वाले हो, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं बदलेगा भाई। मैथमेटिक्स क्यों बदलेगा? तो एक बार ऐसे पकड़ेंगे क्वेश्चन, आप लोग को आता है आप बना देंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए बस। ठीक, तो बातें समझ आ रही है आप लोग को? वेरी सिंपल। तो आप देखेंगे वी कैन सी दैट आपको क्या मिला, स्मॉल m का वैल्यू, छोटा से छोटा वैल्यू 0 है, और बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। अर्थात ये 0 से लेकर 2 तक सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड है। बात समझ आया? मतलब एसएन की सबसे बड़ी वैल्यू 2 होगी और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0। तो दुनिया के तमाम प्रकार के सीक्वेंस जब उनको बॉन्डेड कहनी हो तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक लोअर बॉन्ड दिखानी होगी, एक अपर बॉन्ड दिखानी होगी। तो क्या मेरे बातों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो आप लोग? इसके बाद आता है स्टूडेंट्स मोनोटोनिक सीक्वेंस, है ना। मैं चीजों को आगे क्रमबद्ध तरीके से लेकर चल रहा हूं, उनको आप जो है फटाफट समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, और एक बार रिवीजन कर देंगे लास्ट में आपने कितना चीज सीखा करके, वो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन हो गया, उसके साथ एग्जाम्पल हो गए, बॉन्डेड सीक्वेंस हो गया, बॉन्डेड सीक्वेंस के प्रकार हो गए, और जो है बनाने का तरीका थोड़ा शानदार रखिएगा अपना कॉपी को, आपको हमेशा जो है कॉपी ही काम देने वाला है पुस्तक को, तो अपन साथ में रखेंगे, साथी के तौर पर वो सहयोग करेगा। तो ये मैं खत्म करता हूं, और जैसा मैंने समझाया है वैसे ही आप कीजिएगा, तो आपके लिए जो है हमेशा आगे जो है काम आएगा आपके नोट्स। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। नाम समझिएगा, मोनोटोनिक बोला, मोनो का मतलब होता है एक, टोनिक का मतलब होगा क्या, उस तरह बिहेव, इसी एक दिशा में बिहेव करना, है ना। हालांकि उसका मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, तोड़ के समझा रहा हूं वाली बात नहीं है, मैं ऐसे ही जनरली ऐसे बोल रहा हूं, है ना। किसी एक दिशा में बढ़ना या फिर घटना, किसी एक दिशा में अपने बिहेवियर को ऐसे करना, या तो क्या करेगा, ये किसी एक दिशा की ओर इशारा करेगा। 2 प्रकार की होती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एक दिशा में बढ़ जाना या फिर एक दिशा में चीजों को घट जाना, इसको बोलेंगे क्या, मोनोटोनिक सीक्वेंस। सीक्वेंस बच्चों कभी भी जो है देखें तो 3 प्रकार की होंगी। आगे ऐसा सीक्वेंस भी होगा जो कि कभी बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। एक बार हम डेफिनेशन के साथ लिखेंगे इसको, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बच्चों एक दिष्ट, क्या बोलते हैं, एक दिष्ट अनुक्रम। एक दिष्ट का मतलब तो समझ रहे हो, दिशा, ठीक है, अनुक्रम। तो बच्चों ये भी 2 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं, मैंने भी कहा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मतलब एक दिशा में बढ़ेगा ऐसा बोलेंगे। तो एक दिष्ट, हिंदी भी लिख देते हैं, एक दिष्ट वर्धमान कहते हैं इसको बच्चों लोग, क्या बोलते हैं, एक दिष्ट वर्धमान, वर्ध मतलब बढ़ना, वर्धमान। ठीक है, और दूसरा इसका हिस्सा होता है, वो होता है क्या, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जैसे शब्दों से ही स्पष्ट है, जैसे मैंने पहले ही इशारा कर दिया था, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, और राइटिंग और स्पेलिंग पर कभी कभी मिस्टेक होगा तो उसमें कोई आप जो है उसको एक इशू नहीं बनाना। ठीक है, जो है कभी कभी हम ध्यान दे, बस लिखना है हमको, गणित पढ़ाना है करके कई बार पता भी रहता है कि स्पेलिंग गलत कर ली, उसके बाद भी सुधारते नहीं, लेकिन आप लोग को सही लिखनी है। ठीक है, ये क्या है आपका, इसको कहते हैं एक दिष्ट हासमान। हास मतलब कम होना। ठीक है बच्चों, हालांकि हम लोग हासमान बोलते हैं और सही उच्चारण तो उसका ह्रासमान होता है। ठीक है, ह्रास मतलब होता है कमतर होना, चीजें कम हो जाना को ह्रास बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मोनोटोनिक
सीक्वेंस में तुमको कोई पूछे तो परिभाषा आप पहले नहीं बताएंगे। देखिएगा, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, आपके बिहेवियर कैसी होनी चाहिए, रट्टू तोता वाली नहीं होनी चाहिए। आपको पूछा शिक्षक ने मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, परिभाषित कीजिए, नहीं पूछा। अगर मैं रहूंगा आपका शिक्षक तो पहले मैं वहां पर डांटूंगा और समझाऊंगा कि ऐसा उत्तर मेरे को नहीं चाहिए था बच्चों करके। आप क्या समझते हैं बोलेगा तो आप अपने अनुसार से समझाएंगे, आप क्या है बोलेंगे तो आपको जो शॉर्टकट समझ आता है वो बताएंगे, और परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए बोलेगा तो वो पूरा जो है फेकोलॉजी पूरा अपनाते हुए ये है वो है कहते कहते बोलना पड़ता है। और वो तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग को जो है अपने कॉपी को भरनी है और एग्जाम में वैसा हम लोग को लिखना पड़ता है, क्योंकि हर जो है सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है बच्चों। उसको जो है लफुटो टाइप के जब बात करेंगे तो नहीं चलेगा, कहने पर उसमें कुछ भी उड़ूंग सुड़ूंग लिख रहे हैं। एक स्टैंडर्ड होती है तरीका लिखने का, समझने का एक अलग होता है ना। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि शिक्षकों के सामने जो है कुछ भी बोलेंगे, बोलने का तरीका अपना हो सकता है, सिंपल हो सकता है, ऐसा बोल रहा हूं। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस को कोई पूछेगा तो मैं जो कहूंगा वो कहिएगा। क्या कहेंगे सर? मोनोटोनिक का मतलब होता है सीक्वेंस या तो क्या होगा, बढ़ रहा होगा एक दिशा में या फिर घट रहा होगा, दैट्स इट। और ये बोलेगा मोनोटोनिक और नहीं, मेरे को समझ नहीं आया बोल दिया आपके टीचर ने, तो आप क्या बोलेंगे? सर मोनोटोनिक मतलब या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, कोई एक होगा तो भी क्या है, मोनोटोनिक है। कई बार क्या लगता है बच्चों को दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होते सीक्वेंस, क्या होते हैं, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अगर वो दूसरा है तो वो तो ना तो मोनोटोनिक उसमें शब्द आएगा ही नहीं, समझ आ रहा है? तो मोनोटोनिक किसे कहते हैं बोलेंगे तो या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, बस इसी को मोनोटोनिक बोलते हैं। दोनों होता है मत बोल देना, जैसे कि आप बॉन्डेड में बोल रहे थे, दोनों होने पर अपर बॉन्डेड लोअर बॉन्डेड होने पर बॉन्डेड। बट मोनोटोनिक का मतलब कुछ भी होता है, या तो बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ। तो पहला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का सिंबॉलिक रूप आपको समझाता हूं। ऐसा लिखते हैं बच्चों हम लोग, Sn इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू Sn+1। क्या है ये? मैथमेटिकल रूप है, कैसे लिखा जाता है करके अभी तो मैं लिखूंगा, इसको समझिएगा। ये सूत्र है, ये इसमें Sn इज ग्रेटर देन क्या होगा, Sn+1 होगा। समझ आया? मतलब देखिए यहां पर 1 रखूंगा तो क्या आएगा, यहां पर 2 आएगा। मतलब 1 जो है छोटा है किससे, देखो 1 छोटा है, S1 छोटा है किससे बच्चों, छोटा या बराबर है S2 से। बराबर कहीं पे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों यहीं पे ऐसा लिखा होता Sn इज लेस देन Sn+1, मैंने बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दृढ़ रूप में एक आगे बढ़ना, मतलब पहला एकदम छोटा ही होगा, दूसरा बड़ा ही होगा, तीसरा उससे भी बड़ा होगा, चौथा उससे भी बड़ा होगा, बड़ा होना ही चाहिए, कहीं पे बराबर नहीं आएगा। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। बराबर का निशान हट जाएंगे। बात क्लियर है? अभी तो मैं ऐसा बोलूंगा भी नहीं, समझाने के लिए था, बिल्कुल आप नीचे में नोट करके लिखिएगा। देखिए मैंने कहा कि S1 यहां पर रखूंगा तो क्या आएगा, छोटा आएगा, S2 से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूं n की जगह तो बेटा अगला वाला क्या होगा, इधर ऑटोमेटिकली सूत्र हम दिख रहा है कि क्या आ जाने वाला है, बोलेंगे सर यहां तो आ जाएगा 3। फिर ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा 3 रखूंगा तो उससे बड़ा हो जाएगा 4। तो चीजें क्या हो रही है, इसको पूरा मिला के बोलूंगा तो S1 is less than equal to S2 is less than equal to S3 is less than equal to S4। it means that Sn is less than equal to Sn+1। क्योंकि ये 4 है तो बेटा ये 3 है, मतलब ये 3 है तो ये 4 है, ये n है तो एक n+1 है। तो इसलिए ऐसा लिखते हैं समझाने के लिए। आगे चलकर जिन जिन हम थ्योरम्स में प्रयोग करेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो वैसा सिंबल आ जाएगा और डिक्रीजिंग होगा तो ऐसा सिंबल आ जाएगा। समझ आ रहा है? अभी हमने कभी डेफिनेशन लिखा क्या, नहीं लिखा है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखे कैसे सर, है ना? तो डेफिनेशन देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप लिखेंगे, बिल्कुल भी इसको जो है टेंशन का वजह नहीं बनाना है। आप सिंपल एकदम अंग्रेजी और हिंदी दोनों आप मिक्स करके समझिएगा। हिंदी वाले भी अपने अनुसार में अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके लिख देना, कई बार दोनों लिखने में समस्या होती है तो एक को लिख देंगे तो भी जो है दूसरा जो है ऑटोमेटिकली आप उनको क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। एक अनुक्रम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, क्या है, सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा बच्चों, को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहा जाएगा, है ना? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहा जाएगा। सीक्वेंस कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, कहते हैं यदि वह एक दिशा में क्या बढ़े, ऐसे बोल देना,
एक दिशा में बढ़े। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बढ़े का स्पेलिंग ऐसा होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ, बढ़े, एक दिशा में क्या हो, बढ़े। दैट इज, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा क्या होने वाला है, एक पद छोटा होगा तो उसके आगे वाला पद जो है थोड़ा बड़ा होगा। तो इसलिए ऐसा लिख देना था, Sn इज लेस देन इक्वल टू Sn+1। आप बोलेंगे इसको तो हम लोग लिख सकते थे सर करके, लेकिन कई बार जो है बच्चे मेरे को प्रश्न पूछते हैं ना, फिर आता है गुस्सा बाद में कि भाई तुमको वही क्यों नहीं पूछना था करके। अपने लैंग्वेज में लिखिएगा चीजों को, ऐसे चीजों को जो आपको लगे। आप बुक का भी क्या कर सकते हो, बुक को भी फॉलो कर सकते हो कि भाई बुक में क्या लिखा है सर करके। अ सीक्वेंस Sn इज, तो यहां पर Sn भी डाल देना। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, क्या बोलेंगे, ये जो है आपका इस प्रकार से, या फिर आप जो है सिंबॉलिकली भी लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर आगे के जितने भी टर्म्स है वो बढ़ते ही चले जाएंगे, जैसा आपको समझ आ जाए कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बुक आएंगे तो बुक में स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा रहता है, इससे कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है उसको ही लिखे, जो समझ आ जाए वही आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से क्या करेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का भी लिख पाएंगे। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, जितने भी टर्म्स होंगे उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी टर्म्स है ये आपके रूल को फॉलो करे या फिर इस रूप में हो। मतलब S1 लिखूंगा तो S1 बड़ा होगा किससे, S2 से। S2 बड़ा होगा किससे, S3 से। S3 बड़ा होगा किससे, S4 से। मतलब अगले पद हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे, और पूर्व पद क्या होंगे, हमेशा बड़ा होगा। जबकि इसमें क्या होगा, आपका पूर्व पद हमेशा छोटा होगा और जो बाद में आएगा वो पद क्या होगा, बड़ा होगा। बस जैसा समझ आ जाए वो आपका तरीका सही होगा। तो मोनोटोनिक का मतलब समझ आ गया आप लोग को। तो चलिए बच्चों, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का डेफिनेशन वो लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे, और एक जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का, और आप सभी मिलकर बताएंगे कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है करके। मैं 2-3 लिख ही देता हूं समझने के लिए। तो बच्चों यहां पर अपन लिखते हैं 1/n², ये सीक्वेंस है। 1/ क्या है, n², एक सीक्वेंस है ना। अभी मत बोलना, 2 लिखेंगे उसके बाद बोलना है आप लोग को। फिर मैंने लिखा है बच्चों n² प्लस में 1। फिर अपन तीसरा लिख देते हैं, ये जो है आपका -2n प्लस में 1। चलिए बच्चों बताइए कौन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कौन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और कौन क्या है, सब बताना है आप लोग को। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कौन है बच्चों, सेकेंड वाला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्योंकि पहली बार में कितना आएगा, 1 रखूंगा तो वो दिख रहा है कि ऐसा आएगा सर 2 आएगा। क्यों, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5, 3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 + 1 10, 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 17 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपके टर्म्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रिक्टली बढ़ रहे हैं। इट मींस दैट ये सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। बस इतना ही समझना था, ठीक है। और ये क्या होगा बच्चों, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि दिख रहा है पहली बात 1/में 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 9। इट मींस दैट ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप ध्यान से देखें तो आपको समझ ये आ रहा है कि पहले जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, दूसरा आया वो उससे बहुत छोटा हो गया। एक था और एक का क्या है, 4 हिस्सा करने के बाद आया है, एक का 9 हिस्सा के बाद आया है। ये सब समझ आया, ठीक है। तो ये बातें आपको जो है सिंपल समझना था। और ये क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा दोहराएगा, थोड़ा सा समझेंगे। ऐसा नहीं बोलना है शुरू से कुछ नहीं है करके, पहले समझेंगे कि क्या आएगा। तो एक बार रख के देखिए, उसके बाद हम बोलेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है सर करके, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से चीजें लिखी जाएंगी। अब जब दोनों चीज से आ रहे हैं तो आप किसी को बड़ा या छोटा बोलने में अभी सक्षम नहीं है। पहला क्या आएगा बच्चों, 1 रखेंगे, -1 आएगा, सॉरी -2 और +1 -1 ही होंगे। अब क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 आएगा, क्योंकि -2 की स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस में 1 मतलब 5। अब क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। तो 3 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस में 7 + 1 -6, सॉरी माइनस क्या होगा, यहां 7 आएगा। आप ऐसा कहना चाहते हो, सॉरी, क्योंकि आपने बोला कि यहां पर क्या रखना है, n के जगह सर 3 रखना है। 3 रखेंगे तो -8 आएगा, -8 + 1 -7। फिर आएगा, आगे बढ़ेंगे तो 2 कम से कम लिखना चाहिए आप लोग को। वहां पे रखेंगे 4,
तो 2 की पावर 4 मतलब क्या? 16। 16 प्लस 1 मतलब क्या? अरे प्लस 1 है, ठीक है, इसलिए क्या होगा बेटा, अब यहां पर ये जो है मुश्किल हो जाएगा कि क्या लिखे क्या, क्योंकि 4 रखा पावर, चौथा नंबर का हिस्सा है, 4 रखेंगे तो पावर इवन है, मतलब पॉजिटिव आएगा, है ना यार। -2 की पावर कितना बच्चों? 4 इक्वल टू 16। 16 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा? 17। अब चीजें समझ नहीं आई, क्यों, कैसे समझ नहीं आया? हर कोई बोल सकता है समझ नहीं आया करके, क्योंकि इसको S1 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? या तो क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे सर SN+1 होना चाहिए, चलो हो गया, मान लिया। अब इसमें भी क्या होना चाहिए? इसमें भी वही फॉलो होना चाहिए, क्या आना चाहिए? SN+1 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? SN+2 होना चाहिए, ऐसा बोलिएगा। या फिर आप बोलेंगे ऐसे बोलो सर, क्या बोलेंगे? S1 छोटा होना चाहिए किससे? अगर आप मान लो इंक्रीजिंग कहना चाहते हो तो S1 छोटा होना चाहिए किससे? S2 से, चलो है मान लिया। अब S2 को छोटा होना चाहिए किससे? S3 से, तुम है तो नहीं, तो गड़बड़ हो गया बीच में, तो क्या हो जाएगा? ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ऐसा बोलेंगे। तो कुछ भी नहीं बोलना, कॉम्बिनेशन नहीं होते, याद रखना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉम्बिनेशन नहीं होते, ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस में रूल को भूलना नहीं है, पहला वाला पहले बार ही लिखा जाएगा। और कई जो है खुरापाती दिमाग ऐसा लगा सकते हैं, क्या बोल देगा, पॉजिटिव को एक बार पहले लिख दो फिर निगेटिव को लिख दो, वाह होशियार, ऐसा नहीं होता भाई। S1 मतलब S1 पहला नंबर की पोजीशन पे ही होगा, S2 मतलब दूसरे नंबर के पोजीशन पे ही होगा, S3 मतलब तीसरे नंबर के पोजीशन पर ही होगा बच्चों। तो क्या मैं समझा पाया कि मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब क्या? एक लाइन में समझ आ गया? ठीक है, अब इसी के अंतर्गत हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज समझ आया है तो फिर हमारा काम जो है बहुत सारे इजी हो जाते हैं। तो कल के क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे क्या? लिमिट ऑफ सीक्वेंस, हिंदी में कहेंगे अनुक्रम की सीमा। और एक भाई साहब है हमारे जो बार बार आपको एमएससी तक जो है अपना परिभाषा को रटवाएगा, उनका नाम है कौशी, ठीक है, कौशी भाई साहब। तो कौशी का ही परिभाषा पढ़ा जाएगा और शुरू से अंत तक हम कौशी का ही डेफिनेशन, चाहे लिमिट हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे आपका क्या हो, सीक्वेंस हो, कौशी का ही मेन डेफिनेशन लेकर चलते हैं हम लोग, है ना। ऐसा हिंदी में लिखते हैं कौची, और सही जो है यही बोला भी जाता है, कुछ जगह बोलते हैं और यही सही तरीका है, कौची करके बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में कौशी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। गौस को गास लिख देता है, ऐसा नहीं होता, गास नहीं होता, गाउस होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग देखेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस, निश्चिंत होकर उसको जैसे हमने समझाया वैसे ही समझाएंगे, आपको समझ आएगा और अच्छा से पढ़ के आइएगा। पिछले क्लास में क्या हुआ भूल जाना है, जो पिछले क्लास कहने का मतलब बहुत पूर्व की क्लास की बात कर रहे हैं, अभी आप सबके लिए ये पहला क्लास है मानेंगे और नया क्लास है, और यहीं से हर किसी का जो है उतना ही जानकारी है। कई बार होता है ना वो लोग पहले से जान रहे हैं, पहले से आ रहे हैं, लेकिन भाई टॉपिक तो उसके लिए भी नया है, तो सबके लिए नया होगा, सब लोग वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस ये बच्चों लिमिट पर आधारित होगा। अभी कोई बोल देगा कि टाइप ऑफ सीक्वेंस तो यहां पर भी पढ़े सर, वो क्या था, बॉन्डेड मोनोटोनिक, वो टाइप ऑफ सीक्वेंस नहीं थी, सीक्वेंस की बिहेवियर थी, समझो, टाइप नहीं थी बच्चों, क्या थी वो, सीक्वेंस की बिहेवियर। हाँ कोई टाइप बोल सकता है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग टाइप है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टाइप है, लेकिन ऐसा टाइप में नहीं रखते हम लोग। टाइप में यही आपका टाइप होगी जिसमें हम लिमिट पॉइंट के कारण से समझेंगे, और इसी के अंतर्गत आएगा बच्चों वो टाइप में पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हिंदी में कहेंगे बच्चों इसको अभिसारी अनुक्रम। क्या कहेंगे हम लोग? अभिसारी अनुक्रम, ठीक है। अभिसारी अनुक्रम, पहले एक ही बार लिखता था तो स्पीड रहती थी, अब अंग्रेजी दोनों हिंदी में लिखते हैं तो सब केचर मेचर सब समझ आता है। दूसरा आएगा इसमें डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, ये आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसी के अंतर्गत और आएंगे, उसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। ये है हिंदी में अपसारी अनुक्रम। ये सारी बातें कल किया जाएगा और अच्छे से आप जो है समझेंगे। तो हम जो है पहले ही क्यों बता रहे हैं, ताकि हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा टॉपिक मिले और हल्का से आप उसको पकड़ें और जान पाए करके। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की, लेकिन हमको समझना होगा बच्चों लिमिट पॉइंट क्या है। कन्वर्जेंट का अगर सामान्य कोई अर्थ पूछे तो कन्वर्ज का मतलब होता है रपटा के सकला जाना, एक साइड चीजें की बताना, है ना। और डाइवर्ज का मतलब फैल जाना।
आप लोगों ने वो तो लेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसकी जो हरकतें हैं ना, वो जो है ऐसे चीजों को एक साथ इकट्ठा करती हैं, है ना। जो आपकी जो प्रकाश किरण आती हैं, लाइट्स आती हैं, सबको क्या करती है, कन्वर्ज करती हैं। जब कोई चीजें इस प्रकार से एक जगह पर इशारा करना चालू करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि सारी वैल्यू यहां पर टिक जाएगी, है ना, सबकी नजरें यहीं पर होगी। तो अगर ऐसा कोई सीक्वेंस बिहेव करता है, अपने सारे वैल्यू को किसी जगह पे लाकर टिकाना चालू कर दे, वो एक्चुअल लिमिट पॉइंट ही होता है। तो लिमिट पॉइंट अगर आ जाती है, अगर अपने आप को वहां पर ले जाता है, तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंट है। अगर लिमिट पॉइंट आता ही नहीं है, मान लो वो अपने आप को इनफाइनाइट की ओर लेके जा रहा है, जैसे जैसे देखिए ये एन स्क्वायर, ये क्या है बोलेगा, तो बोलेंगे इसकी बिहेवियर ऐसा है कि अपने आप को फैला रहा है। पहले 1 रहेगा, 1 के बाद 4 बन रहा है, 4 के बाद 9 बन रहा है, वो इतना बड़ा होता होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो फैल रहा है, वो डाइवर्ज है। कन्वर्ज कौन है भाई, 1/n क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्यों, क्योंकि पहली बार तो क्या रहता है, वो 1 रहता है, 1 के बाद 1/2 हो रहा है, धीरे धीरे हो सकता है कि अंत में 1/इनफाइनाइट होता होगा। बहुत कम होते होते एक बार आधा हुआ, आधा के बाद और क्या होगा, और कम होगा, और कम होगा, और अंत में इतना कम हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब एक क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू तो नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू है। जब इस प्रकार से फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है बोलते हैं, और यूनिक होती है तो कन्वर्जेंट। कई बार जो है नहीं आती, इनफाइनाइट भी नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट भी नहीं हो रहा है, और क्या नहीं हो रहा है, वो लिमिट पॉइंट भी एक नहीं आ रहा है। एक लिमिट पॉइंट आना चाहिए तो कन्वर्जेंट, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर डाइवर्जेंट। और लिमिट पॉइंट आ भी रहा है लेकिन दो आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ये ऑस्किलेटरी था, -1 की पावर क्या, n+1, क्योंकि ये तो जो है ना तो इनफाइनाइट हो रहा है ना तो रुक रहा है। एक बार 0, एक बार 2, एक बार 0, एक बार 2, एक बार 0, एक बार 2, तो क्या हो रहा है, अपने आप को दोला रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं दोलायमान अनुक्रम। क्या बोलेंगे बच्चों, दोलायमान अनुक्रम, और अंग्रेजी में आपका ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेट हो रहा है इधर से उधर। बात क्लियर है। तो ये केवल कल की क्या थी, जानकारी, छोटी सी रिव्यू है आपके लिए, है ना, पहले से ही। तो बात समझ आ रही है। तो आप लोग को जो आज पढ़ाया वो तो याद होनी ही चाहिए, कल क्या पढ़नी है वो भी दिमाग में होनी चाहिए, और उसके पहले क्लास में क्या पढ़े थे वो। ये 3 प्रकार की बातें जो है मैं करता हूं अपने बच्चों के साथ, पहले क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ेंगे, और अंत में क्या बोलता हूं, कल क्या पढ़ने वाले हैं करके, है ना। इसको अपन माइंडसेट बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चों के जो है ध्यान जो है लगा रहे उसमें, और कुछ सीखने के जो है थोड़ा सा क्या करें, उसके लिए थोड़ा जद्दोजहद करें। ऐसे करके तो जद्दोजहद तो नहीं करनी है, बस सीखने के लिए थोड़ा वो रहता है, एनर्जी रहता है मन में, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।